नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम खास चर्चा राजनीति की करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जोधपुर में आज हम समझेंगे कि असल में राजस्थान की सियासत इस बार किस तरीके से करवट ले रही है, किन मुद्दों के सहारे राजनीतिक दल जनता के सामने अपने एजेंडे को रख रहे हैं और किन मुद्दों के सहारे वो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जनता क्या सोच रही है, जनता के असल मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों को लेकर नाराज है या फिर किन नीतियों को लेकर दलों के साथ खड़ी हो सकती है, ये सब कुछ समझेंगे अगले आधे घंटे में। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए शहर के कुछ खास मेहमान सम्मानित लोग मौजूद हैं। मैं उनका परिचय कराता हूं। डॉक्टर हरदास व्यास जी हैं, आप साहित्यकार हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर अवतार लाल मीणा जी हैं, आप प्रोफेसर हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी में, एचओडी हैं फिलॉसफी में, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार एमआर मलकानी साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर कृति भारती हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर हैं सारथी ट्रस्ट में, समाज सेविका हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों मेहमानों का। शुरुआत में मलकानी साहब आपसे पहले करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो इलाका जोधपुर और मारवाड़ संभाग में कहूँ, कहते हैं कि राजनीति में और ख़ासतौर पर राजस्थान की सियासत यहीं से तय होती है, दिशा यहीं से मिलती है कि सत्ता के करीब या सत्ता से दूर कौन रहेगा। क्या उसकी सियासी ताकत पहले की तरह इस बार भी नज़र आ रही है या कहीं पहले से कमज़ोर हुई है? ये मारवाड़ राजस्थान में राजनीति का प्रमुख स्थान रहा है और यहाँ से 2 मुख्यमंत्री हम दे चुके हैं। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 3, क्योंकि जब पहले मुख्यमंत्री जयनारायण जी व्यास थे वो किशनगढ़ से विजय हुए थे, रहने वाले यहाँ के थे। दूसरे मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान साहब थे और तीसरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। जब तक राजनीति में मारवाड़ का वर्चस्व नहीं होता है तब तक राजनीति अधूरी रहती है और राजस्थान को विकास की दिशा देने में मारवाड़ के लोगों का बड़ा योगदान रहा। भैरू सिंह जी शेखावत कई मर्तबा कह चुके थे कि साहब मारवाड़ ही सत्ता की कुर्सी तक ऊपर तक पहुंचाता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास मारवाड़ का रास्ता पहुंचता है। तो मारवाड़ और मेवाड़ जिस दल के साथ मिल जाता है वो दल मुख्यमंत्री उसका होता है। राजस्थान में जहाँ तक देखा जाए तो विकास के नाम से दोनों ही सियासी दल बात तो करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास के सोपान तय करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये बहुत खुलासा हो जाता है कि जातिगत आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है। सारे ही समीकरण जातिगत आधार पर होते हैं और विकास मुद्दा पीछे छूट जाता है। सिर्फ बात करने के लिहाज से विकास होता है और विकास वास्तविक धरातल पर कुछ होता नहीं है। हम राफेल की बात करने वाली कांग्रेस, जबकि मुख्य मुद्दा रिफाइनरी होना चाहिए, वो मुद्दा कहीं अटक ही नहीं रहा है। रिफाइनरी हमारी मारवाड़ की जीवन रेखा, रोजगार का आधार है और हमें आगे बढ़ने का वो सबसे बड़ा आधार है। मैं मुद्दों पर एक करके आऊँगा। पहले सियासी ताकत को मैं समझता हूँ अवतार जी, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस की बजाय बीजेपी ने स्वीप किया और हालांकि इलाका कांग्रेस का गढ़ उससे पहले माना जाता था क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री दिया कांग्रेस का। ऐसा क्या था या क्या बदला जिसके चलते बीजेपी की यहाँ पर लहर थी और इस बार की तस्वीर में क्या बदलाव या क्या समानता दिखती है? मारवाड़ी नहीं, पूरे राजस्थान की एक विशेषता रही है कि वो किसी के अभी गढ़ नहीं है। कोई भी क्षेत्र राजस्थान का न कांग्रेस का गढ़ है न बीजेपी का गढ़ है, लेकिन कुछ ट्रेंड ऐसा चलता है कि एक बार जब बीजेपी की लहर है बीजेपी का गढ़ बन जाता है, दूसरी बार कांग्रेस की लहर है कांग्रेस का गढ़ बन जाता है, तो अल्टरनेट ये सरकारें चलती रहती हैं। लेकिन दोनों ही सरकारें क्रम से शुरू से ही राजस्थान में इस तरह से चलती आ रही हैं कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। लेकिन दोनों ही सरकारों ने, क्योंकि तीसरी पार्टी हमारे राजस्थान में अभी तक पनप नहीं पाई है, दोनों ही सरकारों ने राजस्थान की जनता के साथ, स्पेशली मारवाड़ कहे हैं पूरे राजस्थान की जनता के साथ ही 1-2 जगह ऐसा लग रहा है कि सही न्याय नहीं कर पा रही है।
वो मेरा जो जैसा सोच है कि प्रतिनिधित्व जिस नेता को करवाना है उस नेता की क्वालिटी होनी चाहिए। अब हम एक आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या करते हैं कि आयोग खड़े हो गए तो वो कोशिश करेंगे कि कम आयोग को वोट दे के दे दें, और जबकि होना ये चाहिए कि योग खड़े करने चाहिए और योग में से अधिक योग को वोट देना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है कि दोनों ही सरकारें दोनों ही पार्टियां इस तरह की कर रही हैं। इसलिए ये तो अभी हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि भाई ये किसी का गढ़ है या किसी सियासत ने मारवाड़ पर या जोधपुर पर। जनता हर एक को भरोसा बिल्कुल मौका देती है, मौका देती है। हरदास सर, बदलाव की ये जो राजनीति की यहाँ पर बात है और जनता का जो फार्मूला है, ऐसा क्यों है और दोबारा भरोसा क्यों नहीं कर पाती? सचान जी, कारण हर बार अलग रहे हैं, इसे समझना होगा। जनता तात्कालिक कारणों पे जाती है, जैसा कि आजकल चल रहा है। गहलोत सरकार थी तो 4 साल तक काम नहीं हुआ, 5वें साल में खूब काम हुआ। तब तक जनता इतनी नाराज़ हो चुकी थी कि जैसे तय कर लिया था कि अब आप सोने की सड़कें बनवा दीजिए, आपको नहीं जिताएंगे। वसुंधरा सरकार आई तो वसुंधरा सरकार ने लगभग वही गलतियां दोहराई। अब जनता इस बात से त्रस्त है कि हम चुने कैसे, बदलाव क्या लाए। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि जनता में बदलाव आना चाहिए। जनता उस बदलाव के लिए छटपटा रही है और वह बदलाव है लोकतंत्र के संस्कार का। किनके लिए है लोकतंत्र? जिनके अपने कुछ मूल्य है, जिनके अपने कुछ लक्ष्य है, जिनके अपनी कुछ नैतिकता है। माफ़ करें मुझे ये कहते हुए, हमने 70 सालों में ऐसे मूल्य, ऐसी नैतिकताएं खड़ी नहीं की। इसलिए जनता अब भी भटक रही है उन नैतिक मूल्यों के लिए। आप एक वोटिंग करा लीजिए, हर व्यक्ति जो खुद भ्रष्ट है वह भी इस पक्ष में वोट करेगा कि नैतिकता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिए, स्वच्छता अभियान को और बेहतर होना चाहिए। इस बार जो सियासत है, क्योंकि आप समाजसेवी हैं, समाज और जनता के बीच के जो मसले हैं, क्या वो मसले इन चुनावों में राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हैं, उनके रैलियों में, उनके भाषणों में, या फिर कुछ और है? देखिए, जहाँ बात हम कर रहे हैं इनके घोषणा पत्र की, चाहे किसी की भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, घोषणा पत्र में वो मुद्दे शामिल नहीं हो रहे हैं जो सच में बच्चों का, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। वो मुद्दे उभर के सामने ही नहीं आ पाते हैं, जिनसे हमारा देश विकास की तरफ नहीं, हम बात करते हैं डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपमेंट की जो स्टेज है, हम कभी डेवलप इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि हम कुप्रथाओं से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जब बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं 100 साल तक हमारे देश में चल रही हैं, हम एक तरफ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ही हैं जो अपने बच्चों को बाल विवाह की बेड़ियों में बांधे हुए हैं। दो तरफा जब हम चल रहे हैं, उस तरफ जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एजेंडा रखती हैं तो उनके एजेंडे में कहीं मान लीजिए आ भी जाए, पहली बात तो उनके देखने को ही नहीं मिलता कि उनके लिए प्राइमरी रूप में बच्चे और महिलाएं हैं। फिर भी अगर वो बातचीत में ये कह भी देते हैं तो जब सरकार आती है तो उनके जो रुख होता है वो न तो बाल विवाह को जड़ से मिटाने में होता है, क्योंकि उनका वोट बैंक उसी तरफ चलता है। मलकानी साहब, मैं आता हूँ मुद्दों पे। अब दो ही दल क्योंकि यहाँ पर हैं और जनता जब बार बार 5 साल के बाद बदल देती है, इसके चलते कामकाज को लेकर दल ज़्यादा गंभीर दिखते हैं या उदासीन? क्योंकि दल जानते हैं कि काम हो न हो जनता तो बदल देगी। बिल्कुल सही बात है कि जिम्मेवारियों से सरकार और शासन में काम करने वाले लोग बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। यही कमोबेश स्थिति समाज की भी है। लोकतंत्र का पर्व है, सबको वोट करना चाहिए, मतदान योग्य व्यक्ति के लिए करें और अपना वोट ज़रूर डालें। लेकिन होता ये है कि ठीक है यार, अभी जाके देख लेंगे, पर्ची आई नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो जनता से शुरू करते हैं। जनता वोट डालने ही नहीं जा रही है, और जा रही है तो योग्य और अयोग्य की पहचान नहीं कर रही है। इसी तरीके से जो लोग चुन के आते हैं वो लोग जनता के वास्तविक मुद्दों को अपने एजेंडे पर रखते ही नहीं हैं। घोषणा पत्र में जो बात कही जाती है
उसका कहीं पालन नहीं होता है। पिछली बार और उससे पिछली बार अशोक गहलोत ने कांग्रेस का घोषणा पत्र चीफ सेक्रेटरी को बुला के दिया था कि इसकी पालना होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल दिया, प्रचारित हुआ कि अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र दिया है और इसकी पालना होनी चाहिए, और उस घोषणा पत्र की कोई पालना नहीं हुई। वसुंधरा जी ने 3-4 साल तक यही काम किया कि हमने वो योजना बना दी, उसकी पालना हो रही है, ये योजना बना दी, उसकी पालना, लेकिन उस योजना का धरातल पर कहीं पे भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। आम जनता को उसके लाभ नहीं मिले। नतीजा ये हुआ कि योजनाएं और घोषणाएं तो फाइल पे रहती है, आम आदमी तक वो पहुंचती नहीं, और आम आदमी जब उसको नहीं प्राप्त करता तो उसका विरोध भी नहीं करता। तो दोनों मिला के हमारा समाज और हमारा राजनेता इच्छा शक्ति के आधार पर काम नहीं कर रहा है, और ना ही उसकी जिम्मेवारी के साथ अपने अधिकारों और कर्तव्यों का तालमेल कहीं बिठा पा रहा है। पौधार जी, घोषणा पत्र जब अगर यहाँ के देखें, क्या वाकई की दल चाहते हैं, सिस्टम को देते हैं कि लागू कीजिए, लेकिन वो लागू नहीं कर पाता। तो सरकार की इच्छा शक्ति तो है, लेकिन लागू कराने का जो सिस्टम है उसको टाइट नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये बात सही है कि सरकार की इच्छा शक्ति भी होती है और उसको क्रियान्वयन कराने में कहीं कहीं कमी रह जाती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी दिखाई देता है कि सरकार एन टाइम पर अपने कुछ वादे बड़बोलेपन में ऐसे कर जाती है कि वो संभव ही नहीं होते हैं, या संभव हो तो उसके लिए बिल पावर और अधिक चाहिए, उतनी बिल पावर उनके पास होती नहीं है, या फिर इतने संसाधन नहीं होते। लेकिन आवेश में आके, या दूसरी सीधी भाषा में बोलूँ तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अपने वादे इतने बढ़ा देते हैं। इसलिए पहले इनको एजेंडा इस तरह का डेवलप करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जो धरातल पर क्रियान्वित किया जा सके। और जब एजेंडा बना दें तो उस एजेंडे को आप ये नहीं समझें कि केवल इलेक्शन की, चुनाव के, मतदान के दिन तक के लिए है। वो इनका ऐसा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि उसी के अनुसार क्या क्या वादे किए उनको क्रियान्वित करें। वसुंधरा जी इसी जोधपुर में लास्ट इलेक्शन पे बहुत अच्छा वादा करके गई थी, जैसा अभी पिछले उसमें बच्चों ने बताया, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार, और ये कहा कि मैं इसको ब्लैक पेपर पे लेती हूँ। लेकिन 5 साल में कभी भी उस पर कोई एक की दुक्की चिट्ठी आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हो सकता है क्यों नहीं हुई, या तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं, या फिर चला के वो नहीं करना चाह रही हों। वादा उस समय कर लिया, एजेंडे में ले लिया, एजेंडे में इसलिए ले लिया कि जोधपुर की पब्लिक उसे बहुमत देगी, और जोधपुर की पब्लिक ने बहुमत भी बहुत दिया। 10 सीट में से 9 सीट बीजेपी को दे दी, लेकिन वो एजेंडा जोधपुर के लिए तो ज़्यादा लागू नहीं हुआ। इधर पहले वाली सरकार, जब अशोक गहलोत ने अपने एजेंडे को क्रियान्वित किया, और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है कि उन्होंने सेक्रेटरी साहब को दिया और ये कह दिया कि इस एजेंडे को लागू करना। उन्होंने योजना काफ़ी अच्छी चालू भी की, चलाई भी गई। लेकिन एक और प्रॉब्लम, मैं पहले ये सोचा करता था कि राजस्थान की कल्चर या संस्कृति ऐसी है कि ये आपस में टांग खिंचाई नहीं करते हैं, लेकिन अब की बार की सरकार में ऐसा पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जोधपुर एक्स सीएम का घर है, इसलिए जोधपुर को थोड़ा सा नगण्य कर दिया गया, और ऐसा कई चीज़ों में देखने को मिला है। जो योजनाएं चल रही थी, कई फ्लाईओवर यहाँ कंटिन्यू चल रहे थे जो पुरानी सरकार की थी। अगर नैतिक सरकार होती तो ये करना चाहिए था कि पिछले किए हुए कार्यों को और अधिक गति से पूरा करवाने की। विकल्प उम्मीदवारों के नाम पर इस बार दोनों ही पार्टियों ने काफ़ी उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं, जो पुराने उनके विधायक थे या जो उस इलाके से लड़ते रहे थे। ये छवि को देखते हुए काटे गए, या फिर उनके जिताऊ और टिकाऊ होने के गुण अवगुण के चलते, और जो जनता चाहती है कि एक बेहतर उम्मीदवार मिले, क्या वो कितना सपना इस बार पूरा होता दिखता है दोनों दलों में? दोनों दलों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। दोनों इस सच को जानते हैं कि हमने काम कितना किया है, और जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है वहाँ क्या परिणाम होगा। उस खराब परिणाम से बचने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जाती है कि दल कोई भी आए, उम्मीदवार कोई भी आए, गड़बड़ी कहाँ होती है। अगर आपको जोधपुर में एक नक्शा पास करवाना है, सचान साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस पर कितने हस्ताक्षर होंगे। 13 हस्ताक्षर होंगे,
उन 13 में 6 आदमी कॉमन है जो 2 बार हस्ताक्षर करेंगे। एक बार फाइल ईस्ट टू वेस्ट जाएगी, दूसरी बार वेस्ट टू ईस्ट आएगी और देन आखिरी जो अधिकारी है वो हस्ताक्षर करेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप कितने बड़े नारे करो, इम्प्लीमेशन वाली जगह को जब तक आप ठीक नहीं करोगे तब तक आप चाहे उम्मीदवार बदलें, चाहे आप पार्टी बदलें, उसका कोई बड़ा फल नहीं मिलेगा। मलकानी साहब, मैं आता हूँ मुद्दों पे। ये जो सियासत है इसके बीच में आम जनता है, जो एक आम नागरिक है, वो इस बार क्या चाहता है दलों से, या किस उम्मीद के साथ उनके साथ खड़ा होना चाहता है, या किन मुद्दों के जरिए उसकी नाराज़गी भी है? देखिए साहब, बेरोज़गारी, महंगाई और ये भ्रष्टाचार 3 बड़े मुद्दे हैं जिसको आदमी महसूस तो कर रहा है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं नज़र आ रहा कि वो क्या करे। बेरोज़गारी का आलम ये हो गया है कि हर घर में आदमी रोज़गार की तलाश के लिए सुबह से शाम यही सोचने लगा है। आदमी ये चाहता है कि उसका बच्चा जो अब बड़ा हो रहा है उसको रोज़गार मिले, लेकिन सरकार के तौर से सारे दरवाजे बंद हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा है और रोज़गार के साधन ढूंढने के लिए सरकार किसी भी तरीके की अहम भूमिका अदा नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इन दोनों की वजह से महंगाई इस कदर हावी हो गई है कि आम आदमी रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, सफ़र करना हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खाद्य सामग्री का मामला हो, हर चीज़ उस आदमी का अपना मासिक बजट बिगाड़े हुए है। और उस मासिक बजट की वजह से ये 3 मुद्दे आदमी बोलना भी चाहता है, सहन भी कर रहा है, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा। ना राजनेता दे पा रहे हैं, ना समाज दे पा रहा है और ना ही शासन दे पा रहा है। डॉक्टर कृति, क्या ये वाकई यही 3 बड़े मुद्दे दिखते हैं, या फिर आप जिन इलाकों में काम करती हैं कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता को ये महसूस होता है कि हमारे असल मुद्दे ये हैं, लेकिन दल न इनको लेकर बातचीत करते हैं और ना ही इसके रास्ते या फिर इसका विकल्प क्या होगा, इसका रास्ता कैसे निकलेगा, उस पर कोई चर्चा है? जी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार तो हमारे देश की यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल ही नहीं है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान अभी भी उस लेवल पे डेवलप नहीं है जहाँ हम मुंबई या महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट्स को देखते हैं। एक बच्ची जो ये कहती है कि मुझे अपना बाल विवाह नहीं रखना, उसके ऊपर जाति पंच बैठ जाते हैं, जाति पंचायतें बैठ जाती हैं और उसको अपना डिसीजन चेंज कराने के लिए उसके और उसके परिवार पर दंड लगा दिए जाते हैं। बाल विवाह जो हम मानते हैं कि वो बुरा है, एक बच्चे का पूरा लाइफ स्पैन ख़राब कर रहा है, उसको जब वो बच्ची कह रही है कि मैं इसको नहीं रखना चाहती, वहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं, चाहे हमारे राजनेता सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब राजस्थान का परिप्रेक्ष्य मैं देख रही हूँ तो वहाँ कुप्रथाओं में जकड़ा हुआ है और वो कुप्रथाएं बेटियों, महिलाओं और बच्चों को लेके घिरी हुई हैं। उधर साहब, क्योंकि राजस्थान की जब बात होती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर चुनावों में ख़ास तौर पर जाति बहुत ज़्यादा हावी होती है और वो किस्मत तय करती है दलों की, नेताओं की, और विकास कहीं पीछे रह जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि जनता खुद उस चक्रव्यूह में खुद फंसती है, जाति के सहारे आगे बढ़कर, और न कि विकास से उससे जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता देती है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे तो राजस्थान के अन्य स्टेटों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन ये जाति रूपी शिकंजा जो राजस्थान में जितनी प्रकार से हावी है, इतना शायद दूसरे स्टेट में नहीं है। और आजकल राजनीतिक पार्टी भी अपने उम्मीदवारों का डिसीजन जाति के आधार पर करना शुरू कर दिया। टिकट मांगने वाला अपनी उम्मीदवारी सिद्ध करने के लिए भी वो बाकायदा फैक्ट्स लिखता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरी कम्युनिटी के इतने वोट हैं या मेरे को सहायक कम्युनिटी के इतने वोट हैं। ये जातिवाद जैसा अब तक ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जाति के आधार पर राजनीति जब तक चलती जाएगी तो वहाँ देश का विकास, स्टेट का विकास होना मेरे को ज़्यादा संभव नहीं लग रहा है। एक आखिरी कमेंट मैं व्यास साहब आपसे, जाति, समाज और विकास, और जब तक विकास के साथ जनता की सोच, जनता नहीं खड़ी होगी
तो फिर हम कब तक राजनीति और राजनेताओं को दोष देते रहेंगे? और इस चुनाव में बदलाव अगर जनता देखना चाहती है तो क्या बड़ा फोकस आपको नजर आता है? सचान जी, राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उनका फांसी के तख्ते से पहले एक लेख है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे फ़क्र है कि मैं अपने देश के लिए बलिदान हो रहा हूँ। लेकिन आज आखिरी रात मैं अपने देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच हम आज़ाद होने के काबिल हैं? क्या हम आज़ादी का महत्व जानते हैं? क्या इस देश के आज़ाद करने के इच्छुक भी हैं हम? अगर ऐसा होता तो अधिकतर क्रांतिकारियों को जनता ही अंग्रेज़ों के हाथों नहीं पकड़वाती। यह बात जनता में आपको संप्रेषित करनी होगी। आप लोकतंत्र खो देंगे। सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव कब तक करते रहेंगे? सबसे अच्छा लोकतंत्र होने का गौरव कब करेंगे? ये जनता के सामने प्रश्न है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देश की आज़ादी के बाद हमारे सामने ऐसा कोई मानक चरित्र नहीं आया, राजनेता के रूप में इतना बड़ा चरित्र नहीं आया कि जिससे जनता प्रभावित हो सके, राजनीति और नैतिकता के क्षेत्र में शुचिता के संस्कार ले सके। चूँकि वो नहीं हो पाया, अब हम केवल उसके सहारे अपने आज को बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस सच को समझ रहे हैं, जो मीडिया इसको समझ रहा है, मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि मीडिया अपनी बहसें कराते कराते इस दुर्भावना को बढ़ाता है, इस जातिवाद को बढ़ाता है। जब मीडिया अलग अलग लोगों क्षेत्र से लोगों को बुलाता है, अपनी जाति की वो बातें चीख चीख कर कहते हैं, इस प्रकार की रियलिटी शो ने जनता को संस्कारित करने के बजाय जड़ किया है, उसकी सोच को जड़ किया है। इसलिए एक मीडिया नीति ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी शिक्षा जरूर होनी चाहिए कि व्यक्ति अपना मौलिक चिंतन खुद कर सके। वह जातिवाद की सीमाओं से इसलिए भी नहीं निकल पा रहा है कि तमाम जो आपको सेटिस्फाई करने के तरीके जब राजनीतिक ढूंढते हैं, उसमें जातिवाद आधारित वो लाभ देते हैं। बिल्कुल, इससे जनता को इन तीनों से सावधान होकर के खुद का विकास करना होगा। चलिए, जो आपने कहा ये बहुत अहम है और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा कि व्यास जी ने कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र ये हम ज़रूर कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा लोकतंत्र कब होगा, इसके लिए हमें खुद को सोच में उसको बदलाव लाना होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा है और वोट का अधिकार अगर आपके पास है तो आपको ये तय करना है कि वोट किस आधार पर आप देने जा रहे हैं। जाति के नाम पर, विकास के नाम पर, देश और समाज को आगे बढ़ाने के नाम पर। इसीलिए सोच समझ कर वोट करें, ज़रूर करें। और फिलहाल मेरे साथ जोधपुर से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।